Hello everyone, welcome to Administrative World. As you know that we are covering Mohit Bhattacharya's book New Horizons of Public Administration और इसी बुक का चैप्टर 21 आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेस्ड है गवर्नमेंटल अकाउंटेबिलिटी पे। ओके, तो अकाउंटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है जो कि हमारे लिए यूपीएससी में यूजफुल है। आपका टॉपिक 5 पेपर 1 टॉपिक 5 अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल के लिए, राइट। और आई वुड रिकमेंड कि अगर आप ये लेक्चर्स देख भी रहे हैं तो लेक्चर्स देखने के बाद में ये बुक आपको खुद पढ़नी चाहिए, तो ताकि जो भी हम चीजें समझा रहे हैं या बुक का जो क्रक्स है वो आपको इजीली समझ में आ सके। ओके, अभी तक हम 20 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज द बाइबल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मोहित भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई, एंड यू शुड रीड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो चलिए गवर्नमेंटल अकाउंटेबिलिटी के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर के जब मैंने पढ़ा था तो मेरा पर्सनल व्यू ये था कि अगर आप एक स्कॉलर वाला पर्सपेक्टिव ऐड करते हो तो ये चैप्टर बहुत ब्यूटीफुली लिखा गया है, बट यूपीएससी के हिसाब से मुझे इसकी यूटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं लगी, इसीलिए मैंने कुछ सिलेक्टिव चीजें यहाँ पर ऐड करी गई हैं। रीजन क्या है इस चैप्टर का यूपीएससी के लिए ज्यादा फायदेमंद ना होने का? इसमें बहुत सारे आपको चीजें रेफरेंस के तौर पे दी गई हैं। ओके, अलग अलग थिंकर्स की बातें बताई गई हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर देता है चीजों को याद रख पाना, अनलेस आप इस चीज के ऊपर रिसर्च ना कर रहे हो। तो मैं कहूंगी कि ये जो चैप्टर है गवर्नमेंटल अकाउंटेबिलिटी का, इसको थोड़ा सा आप आराम से पढ़ें। आराम से इन द सेंस थोड़ा डिटेल में जाकर के ना पढ़ें, बस जितना दिया गया है एक बार उसकी रीडिंग कर लें और जो आपके काम की चीजें यू कैन मेक द नोट्स। ओके, या फिर उसको हाईलाइट कर लें, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस अवेलेबल करवाता है। अगर आप यूपीएससी के लिए या फिर स्टेट पीसीएस के लिए, इग्नू के एग्जाम के लिए या फिर नेट के लिए आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड इज द राइट प्लेस फॉर यू। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड जो भी लेटेस्ट वीडियोस आते हैं उनको जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंटल अकाउंटेबिलिटी के बारे में जानना। देखो, गवर्नमेंट अल्टीमेटली किसकी रिप्रेजेंटेटिव होती है? होती तो लोगों की ही है। तो लोग क्या गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रख सकते हैं? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग अकाउंटेबल? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, और इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अभी तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दो चीजें चल रही थी, दो कॉन्सेप्ट चल रहे थे, आपको पता होगा। एक तो था एनपीएम की वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली मैनेजमेंट ओरिएंटेड हो रहा था। ओके, एक तो ये कंसेप्ट चल रहा था। इसके अलावा दूसरा जो कंसेप्ट था जिसमें हम बात कर रहे थे गुड गवर्नेंस की, तो इसमें ये था कि लोगों का पार्टिसिपेशन भी हो और एक अच्छी अकाउंटेबल गवर्नमेंट भी हो। पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी की यहाँ पर बात हो रही थी। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जो मैनेजरियल कंसर्न है इसमें ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड चीजें की बात हो रही है। वहीं दूसरा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं बात करता है ब्यूरोक्रेट जो ब्यूरोक्रेटिक पावर है उसको कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिटीजन्स का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए। अब बात करो गवर्नमेंट की, चाहे डेवलप्ड वर्ल्ड हो चाहे डेवलपिंग वर्ल्ड हो, ऑब्वियसली गवर्नमेंट आर वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन। और वहां पर ये गवर्नमेंट रन किसके द्वारा की जा रही है? आपको मिलेगा कि हाँ, ब्यूरोक्रेट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट का फंक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है, जो स्कोप है, वो भी बढ़ता जाता है। एंड ब्यूरोक्रेसीज आर हैविंग अ डेली इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द सिटीजन्स। तो एक नया कंसर्न उभर के आया कि ब्यूरोक्रेसी अपनी ये जो पावर है, इनके पास एनॉर्मस पावर है, उसको कैसे यूज कर रहे हैं। और इसी क्वेश्चन से कंसेप्ट निकल करके आया अकाउंटेबिलिटी का। ओके, तो ये जो पूरा अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, इस ये चार चीजें डिमांड करता है गवर्नमेंट से। जानते हैं क्या है वो चार चीजें? एक सेकेंड। ओके, तो ये चीज अभी हमने डिस्कस करी कि देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट ब्यूरोक्रेसीज, हाउ ब्यूरोक्रेसीज आर यूजिंग पावर। एंड ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी होती क्या है? इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू होल्ड द ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्टिविटीज। यहाँ पर आप फोकस करें कि गवर्नमेंट की एबिलिटी पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है, सिटीजन्स की एबिलिटी नहीं, गवर्नमेंट की एबिलिटी टू होल्ड द ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्टिविटी। देखो यहाँ पर कई बार क्या करते हैं हम जब अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं
तो हमारे मन में एग्जीक्यूटिव वाली फीलिंग आ रही है। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाकर के चीजें एक बार यहाँ पे बता देती हूँ। गिव मी 1 मिनट प्लीज। ओके, मैंने आपको बताया था कि हम सब हैं पीपल, मतलब कोई नई चीज नहीं है, बट पब्लिक। अब ये सब लोग डायरेक्टली तो रूल कर नहीं सकते, तो इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने और रिप्रेजेंटेटिव गए, गवर्नमेंट उन्होंने बना ली। गवर्नमेंट ने ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ब्यूरोक्रेसी को बनाया। ठीक है, तो गवर्नमेंट में भी बहुत सारी चीजें आती है। जैसे हम तीन ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं गवर्नमेंट के, जिसमें आपका एग्जीक्यूटिव आता है, लेजिस्लेचर आता है, देन जुडिशरी आता है, राइट। और उन सब में जो काम कर रहा है, जो मेन ऑर्गन है, ओके, मोस्ट पावरफुल ऑर्गन, उसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी को आप समझ सकते हो, जो अपॉइंटेड ऑफिशियल्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो ब्यूरोक्रेसी में आते हैं। तो जब हम अकाउंटेबिलिटी की अभी तक हमने जितनी बार भी बात करी है, उसमें क्या आ गया, या तो हम एग्जीक्यूटिव के सेंस में बात करें या फिर हम गवर्नमेंट के सेंस में बात करें। जैसे लोग अपने एमपीज को चुन करके भेजते हैं और वो एमपीज अपने एग्जीक्यूटिव से वो सवाल पूछते हैं, या फिर वो ये इंश्योर करते हैं क्वेश्चन आर के थ्रू, या किसी भी जो उनका मेथड दिया होता है प्रिस्क्राइब्ड मेथड के थ्रू वो क्वेश्चंस थ्रो करते हैं, राइट। इस तरीके से ये एक अकाउंटेबिलिटी का जो मेथड है वो फॉलो किया गया। यहाँ पर आप बात करो कि गवर्नमेंट अपनी ब्यूरोक्रेसी को कैसे अकाउंटेबल रख रही है, उस सेंस में बात हो रही है। ओके, जो पूरा चैप्टर है वो इस बात पे डिस्कस करेगा कि गवर्नमेंट अपने जो लोग हैं उनको कैसे, गवर्नमेंट अपनी ब्यूरोक्रेसी को कैसे अकाउंटेबल रख रही है। तो इसमें अ, 4 रिक्वायरमेंट है जो उन्होंने बताई थी। आई होप अब ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी। मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे। जैसे पहले क्या था, अकाउंटेबिलिटी जो है वो लोग कैसे इंश्योर कर पाएंगे, इसका कोई डायरेक्ट मेथड हमारे पास नहीं था, कहीं पर भी नहीं था। आप देखोगे हमारे यहाँ, मैं कहती हूँ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी में इसको बोलती हूँ, क्योंकि हम किसी को चुन करके भेजते हैं, वो सवाल पूछता है, या फिर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से, लेजिस्लेचर से सवाल पूछती है, या फिर मीडिया के थ्रू सवाल पूछे जा सकते हैं। मतलब लोगों के पास डायरेक्ट कोई मेथड नहीं था थ्रू विच दे कैन मेक श्योर दैट गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू देम। फिर क्या हुआ, 2005 के अंदर एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया गया, एंड दैट वाज आरटीआई। आरटीआई जो है लोगों के हाथ में एक टूल देता है, काइंड ऑफ वेपन देता है, जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट को, चाहे फिर वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे फिर वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, राइट, यानी गवर्नमेंट का जो मेनली एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है उसको वो अकाउंटेबल रख सकते हैं, एक काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी के लिए ट्रांसपेरेंसी भी तो जरूरी है, तो वो लाने की कोशिश करेगी आरटीआई की। ओके, अब वापिस से आते हैं अपने चैप्टर पे और डिस्कस करते हैं। तो गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या चीज हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे थे। देन 4 सब्सटेंस उन्होंने बताए हैं। पहला है कि जब कोई भी काम किया जाता है, ओके, उसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन, राइट। पॉलिसी, आपने डिसीजन लिया एंड देन यू आर इम्प्लीमेंटिंग दैट डिसीजन। तो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज कम से कम होना चाहिए। ओके, यानी ऐसे लॉ बनाओ, ऐसे तरीके से लॉज को इम्प्लीमेंट करो कि वेस्टेज बहुत कम हो। ये पहला अकाउंटेबिलिटी का सेंस है। आपने बजट बना दिया, आपने मनरेगा के लिए बहुत सारे फंड रिलीज कर दिए, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप उस पूरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वहां पे वेस्टेज बहुत कम हो रही है। ये इसका फर्स्ट एस्पेक्ट आता है। सेकेंड एस्पेक्ट आता है कि ऑब्वियसली वी नो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि ब्यूरोक्रेट्स के पास बहुत ज्यादा स्कोप बचता है मन मर्जी करने के लिए। मन मर्जी इन द सेंस कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर उनको अपनी समझ से डिसीजन लेने होते हैं। तो वहां पर एक लॉफुल एंड सेंसिबल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन की हमें जरूरत है। मतलब जो ब्यूरोक्रेट डिसीजन ले रहे हैं, दैट डिसीजन शुड बी सेंसिबल एंड लॉफुल। देन जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड टू अडेप्ट न्यू पॉलिसीज, एंड जो एग्जिस्टिंग है उनमें हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। और सिटीजन्स का कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी गवर्नमेंट में, लोग अपनी सरकार में, अपनी ब्यूरोक्रेसी में, इनमें विश्वास करें। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वी हैव टू एनहांस द सिटीजन्स कॉन्फिडेंस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी सब्सटेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी के अंदर। नाउ इट कम्स अकाउंटेबिलिटी टू whom, हम किसको अकाउंटेबल, अकाउंटेबिलिटी हम कैसे इंश्योर कर पा रहे हैं। ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई थी कि
जैसे इंटरनल हायरार्की है, इंटरनली एक सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को जवाब देता है, सुपीरियर उससे सवाल जवाब करता है, तो वो काइंड ऑफ वो भी अकाउंटेबिलिटी है। लेजिस्लेचर के थ्रू भी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाती है। देन जुडिशरी के थ्रू भी सिटीजन कैसे करते हैं, मैंने आपको आरटीए का एग्जांपल दिया, सिटीजन चार्टर का हमारे पास एग्जांपल है, एंड देन कम्स द मीडिया। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एंड दैट इज वाई ये जो बुक है ये डिमांड करती है कि थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज पहले से होनी चाहिए, अदरवाइज फिर डिफिकल्टी होती है। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है, इट इज एट द कोर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर कुछ टर्म दी गई हैं, आपके बुक में शायद इतना डिटेल मतलब इतना एक्सप्लिसिटली मेंशन ना किया गया, बट इसीलिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे कुछ डेफिनेशन ऐड कर दी है। जैसे दो वर्ड में बहुत कंफ्यूजन होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज है और अकाउंटेबिलिटी क्या चीज है। तो पहले बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप जो है वो इंचार्ज हो कुछ काम करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर द नोट्स, ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मान लो। तो ये क्या हो गया, रेफर टू बीइंग इन चार्ज ऑफ सर्टेन ड्यूटीज व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म्ड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन अ सर्टेन पोस्ट और पोजीशन। आप एक पोस्ट पर बैठे हो, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गए। अब सिंस आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो तो उस पोस्ट के साथ आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है। दैट मीन्स इट रिलेट्स टू द कंप्लीशन ऑफ अ टास्क, आप अपना काम पूरा कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट टर्म आती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप न केवल काम कर रहे हो बल्कि काम करने के बाद उस काम के जो आउटकम है आप उनके लिए भी लायबल हो। ओके, यू आर रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क बल्कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, उसके आउटकम के लिए भी आप अकाउंटेबल, आप रिस्पॉन्सिबल हो, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। ओके, so it relates to the subsequent examination of its success। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम की जाती है, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी, अज्यूम कर लिया आपने। लेकिन अकाउंटेबिलिटी हमेशा इम्पोज की जाती है, मतलब एक्सटर्नली आपके ऊपर इम्पोज की जाएगी। आपको जवाब देना पड़ेगा टू सम एक्सटर्नल एजेंसी, या फिर लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि सिंस यू आर एट दिस पोजीशन, आपके कुछ आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभाई कि नहीं निभाई, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंक्शंस आपने परफॉर्म करे उनका क्या अल्टीमेट रिजल्ट निकल करके आया। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम किया जाता है एंड अकाउंटेबिलिटी को अज्यूम इम्पोज किया जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी, जिस अकाउंटेबिलिटी की हम बात करते हैं, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की, उसके दो कॉनोटेशन है, एक है आंसरेबिलिटी और दूसरा है एनफोर्समेंट। तो आंसरेबिलिटी की बात करते हैं, इट मीन्स कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा, वेरी सिंपल, यू हैव टू आंसर जो भी आप काम कर रहे हो। एनफोर्समेंट का मतलब ये होता है कि जो अकाउंटिंग एजेंसीज होती है, अकाउंट मतलब जो एजेंसीज अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करके रखती हैं, उनके पास ये पावर है कि वो सैंक्शंस लगा सकते हैं ऑन द पावर होल्डर्स। तो एनफोर्समेंट भी होना चाहिए। आंसरेबिलिटी क्या हो गया, आपने एक ऑफिशियल से जाकर के जवाब मांगा, उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने मान लो कुछ गलत किया, तो फिर क्या, फिर आता है जी एनफोर्समेंट का स्टेप। एनफोर्समेंट में उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे इस तरीके से। तो रॉमसेक एंड डबनी अपनी जो बुक थी 1987 में, उसके अंदर कहते हैं कि ये जो आंसरेबिलिटी कॉन्सेप्ट है, ये फर्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है और इसमें पूरी जो रिलेशनशिप है अकाउंटेबिलिटी वाली उसको एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने कहा, इनकी जो बेसिकली बुक के अंदर इन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो अकाउंटेबिलिटी होती है उसके अंदर पब्लिक एजेंसीज और उनके जो वर्कर हैं वो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन को कैसे मैनेज करते हैं वो बताती है अकाउंटेबिलिटी। ओके, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा दैट यू आर रीडिंग द बुक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन अ ग्रेट डिटेल। तो अकाउंटेबिलिटी को आप ये देख सकते, अकाउंटेबिलिटी किस लिए होती है, ये इंश्योर करने के लिए कि आपको जो पावर दी गई है उसका मिसयूज ना हो सके, यही है। तो तीन तरीके बताए गए हैं जिसकी मदद से आप ये जो अब्यूज हो रहा है पावर का उसको प्रिवेंट कर सकते हो, और कहीं पर हो चुका है तो उसको रिड्रेस कर सकते हो। पहला, तो जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर खतरा होना चाहिए, उनको डर होना चाहिए सैंक्शंस का, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, वो ये चीज इंश्योर करें कि उनके पास जो पावर है वो एक ट्रांसपेरेंट वे में यूज कर रहे हैं।
एंड थर्ड, जो भी वो काम करे उनको जस्टिफिकेशन उनसे मांगा जाना चाहिए, है ना, फोर्सिंग इट टू जस्टिफाई इट्स एक्ट। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं जो हम यूज कर सकते हैं टू मेंटेन द अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंटल अकाउंटेबिलिटी की मैं बात करूं तो व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? हम जिसमें एक इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, राइट, आंसर्स हम सीख करते हैं, और दूसरा हम ये देखते हैं कि वेदर ही इज एबल टू जस्टिफाई हिज एक्शन और नॉट, राइट। इसमें 2 डायमेंशन है, एक आता है इंफॉर्मेशनल डायमेंशन और दूसरा आता है आर्ग्यूमेंटेटिव डायमेंशन। नाम से सही पता चल रहा है इंफॉर्मेशनल, यानी कि अकाउंटेबिलिटी में सिर्फ आपके पास राइट है टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। ओके, मुझे लगा कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन हो रहा है, मैंने आरटीआई फाइल करी और मुझे जो है वो इंफॉर्मेशन मिल गई, दैट इज इंफॉर्मेशनल डायमेंशन ऑफ द अकाउंटेबिलिटी कॉन्सेप्ट। देन कम्स द आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव में क्या होता है? राइट टू रिसीव एन एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ सामने वाले की ड्यूटी है टू जस्टिफाई वंस कंडक्ट। इस डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉब्लम थी, ये चीज पब्लिक में आ गई, अब उस डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट जवाब मांगेगी, है ना। तो ये क्या आता है? आर्ग्यूमेंटेटिव डायमेंशन, या लोग इससे जवाब मांगेंगे। तो ये क्या आ गया? एक्सप्लेनेशन आ गई कि आपने क्यों करा। एक तो ये आपने किया क्या, ये तो इंफॉर्मेशनल है कि देखो जी, इसने 5,000 करोड़ रुपए यहाँ लगाए, इसने इतना बड़ा घोटाला किया, ये फर्स्ट थिंग है। लेकिन आर्गुमेंटेटिव में क्या आ गया कि आपने ये जो 5,000 करोड़ लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं, आप इसको एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो अपने एक्शन को, ये चीजें आ जाती हैं। देन ये जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये मोनोलॉजिक पावर के अलग है, एंटीथेटिकल है। इट एस्टैब्लिश अ डायलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द अकाउंटेबल एंड अकाउंटिंग एक्टर। देखो, ये जो स्टेटमेंट है ये शेडलर की है 1999 की। इसमें ये कहा गया, मोनोलॉजिक पावर में क्या होता है कि गवर्नमेंट में आप डिसीजन ले रहे हो एंड लोगों को उसका पता चल रहा है, ये हुआ वन वे। मोनोलॉजी काइंड ऑफ, आप इसको समझ सकते हो, काइंड ऑफ वन वे रिलेशन। लेकिन अकाउंटेबिलिटी में टू वे रिलेशन होती है। ठीक है, मैं इस तरीके से कह सकती हूँ, मान लीजिए गवर्नमेंट है, ये पब्लिक है, गवर्नमेंट सवाल पूछती है, ये जवाब देते हैं, फिर ये जस्टिफाई करने को कहती है, ये जवाब देते हैं, अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट करे तो फिर इनको पनिशमेंट मिलती है, सैंक्शंस वगैरह होता है। क्या हो रहा है? ये एक कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन हो रहा है ना, डायलॉजिक रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड हो रही है। तो ये वन वे नहीं होता, टू वे होता है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी में अभी तक हमें जितना पता था, 3 टाइप की अकाउंटेबिलिटी के बारे में हमें आइडिया था। एक तो होती है जी फिस्कल अकाउंटेबिलिटी। फिस्कल अकाउंटेबिलिटी में क्या आ गया? इसमें आ गया कि आपको जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसके रिकॉर्ड को स्क्रूटनाइज करना है, उनके रिकॉर्ड सही से मेंटेन करे गए हैं कि नहीं, दैट इज फिस्कल अकाउंटेबिलिटी, है ना, यानी फाइनेंसिस पे आ जाता है। देन प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी में कि प्रोसेस कैसी चल रही है, कि जो पब्लिक एजेंसीज हैं वो अपना काम कैसे कर रहे हैं। एंड प्रोग्राम अकाउंटेबिलिटी में ये आ जाएगा कि वो रिजल्ट कैसा यील्ड कर रहे हैं। जैसे मैं स्कीम मनरेगा का एग्जांपल लेती हूँ। एमजी नरेगा में जो भी उसके ट्रांजेक्शन्स है उनका रिकॉर्ड रखा गया है, उन रिकॉर्ड को आप एनालाइज करते हो तो वो फिस्कल अकाउंटेबिलिटी है। फिर ये देखते हो कि ये जो स्कीम चलाई गई थी ये सही से चल रही है, ये प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी है। फिर आप ये देखते हो कि ये स्कीम चलाई गई थी बेसिक मिनिमम वर्किंग लाइक वो इंश्योर करने के लिए, या रूरल एरिया के अंदर पॉवर्टी को कम करने के लिए। तो क्या ये स्कीम इफेक्टिव है उस टारगेट को पूरा करने के लिए? ये प्रोग्राम अकाउंटेबिलिटी में आता है। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है देन टैकलिंग द करप्शन। हमें ये लगता है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो सिर्फ करप्शन को टैकल करने का एक दूसरा नाम है, नहीं। इट्स अ कॉम्प्लेक्स concept which need not to be mixed up with the commonplace idea of tackling corruption, and it is really the driving force that generates pressure for the key administrative actor to be responsible for and to ensure good public service performance। एक तो ये इंश्योर करना कि आप लोग पावर का गलत यूज नहीं कर रहे, यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स है वो गलत यूज नहीं कर रहे। दूसरा ये इंश्योर करना कि आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो सर्विस आपकी क्या है, सही है, क्वालिटी है उस सर्विस के अंदर। तो ये चीजें जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी में आती हैं। गाब्रायन द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी 1998 के अंदर इन्होंने भी अकाउंटेबिलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी। इन्होंने अकाउंटेबिलिटी के 5 एलिमेंट बताए। कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल, लीगल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल एंड मॉरल। ऑर्गेनाइजेशनल में क्या आ जाता है, वन बाय वन बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल में आ गया काइंड ऑफ इंटरनल
जिसको हम कहते हैं इंटरनल हायरार्की के माध्यम से, हायरार्की के थ्रू जो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाती है। यानी एक बॉस जब अपने एम्प्लॉय से पूछता है किसी चीज के बारे में, किसी काम के बारे में, तो वो हो गया ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी। लीगल अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है कि जो एस्टैब्लिश्ड लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल प्रोसेस है ना, वो उस उसके आप ये इंश्योर कर रहे हो कि जो एम्प्लॉई है, जो गवर्नमेंट वर्कर है, ब्यूरोक्रेट है, वो कहीं उनके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा, है ना। लीगल अकाउंटेबिलिटी रिलेट्स एक्शन इन द पब्लिक डोमेन टू द एस्टैब्लिश्ड लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल प्रोसेस। जैसे जुडिशियल रिव्यू होता है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कोई लॉ बनता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू होता है, तो ये क्या है, एक लीगल फॉर्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। देन कम्स प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस का कोड होता है, जैसे डॉक्टर्स का अलग है एथिकल कोड जिसको हम कहते हैं, फिर कोड ऑफ प्रोफेशन जिसको हम कहते हैं। तो यू हैव टू बैलेंस द कोड ऑफ प्रोफेशन विद द लार्जर गोल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पब्लिक आप अपना कोड फॉलो करते करते पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन कम्स द पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या होता है, आप कोई भी काम कर रहे हो, है ना, पब्लिक प्रोग्राम, आप कोई भी आपने डिसीजन लिया तो उसकी एक लेजिटिमेसी होती है। आप अपने पॉलिटिकल जो हेड होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उनको जवाब दे दोगे आप। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं, दे हैव टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर। देन कम्स द मोरल अकाउंटेबिलिटी एंड इट इज एट द कोर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मॉरल अकाउंटेबिलिटी में सिर्फ कानून को मानना या फिर ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स को मानना, यही सब चीजें नहीं होती। मॉरल पब्लिक ऑफिशियल जो है वो एक मॉरल गवर्नमेंट चाहता है, ठीक है। तो एक करप्शन से हट करके है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप करप्ट नहीं हो, एंड इस तरीके से ये जो एस्पेक्ट है वी विल डिस्कस इन द एथिक्स पार्ट। ओके, डोंट वरी। तो आई होप ये 5 एस्पेक्ट इन्होंने बताए थे, एलिमेंट बताए थे अकाउंटेबिलिटी के, तो नाउ इट इज क्लियर टू यू। वही बात आ गई कि हम अकाउंटेबिलिटी क्यों चाहते हैं, तो इनके 3 मकसद बताए गए हैं अकाउंटेबिलिटी के पीछे। पहला तो है जी कि जो ब्यूरोक्रेटिक पावर है उसका मिसयूज ना हो, और ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिशन है उसका मिसयूज ना हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि जो भी आप काम कर रहे हो वहां पर क्वालिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। एंड थर्ड, जो भी गवर्नेंस है या पब्लिक मैनेजमेंट है उसके अंदर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा एक ह्यूमन डायमेंशन भी है अकाउंटेबिलिटी का, जिसमें ये आता है कि अब लोगों का विश्वास भी होना चाहिए अपनी गवर्नमेंट के प्रति। तो काम ऐसा करो कि लोग आप में अपना ट्रस्ट रखें, मतलब ट्रस्ट इन द सेंस कि लोग ट्रस्ट शो करें कि हाँ ये हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स एंड वट एवर दे आर डूइंग इज फॉर आर बेनिफिट। ओके, वो उनके बेनिफिट के लिए नहीं, हमारे बेनिफिट के लिए। इस तरीके का जो ट्रस्ट है, जो कॉन्फिडेंस है, वो होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी इन पैराडाइम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये चीज बताती है आपको कि किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आप जब इवोल्यूशन पढ़ते हो तो डिफरेंट डिफरेंट पैराडाइम पढ़ते हो, तो हर एक पैराडाइम में अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इवोल्व हो रहा है। ये चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करी गई है। मेनली 2 पैराडाइम के यहाँ पर जिक्र किया गया है, एनपीएम का और गुड गवर्नेंस का। तो देयर वाज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिसमें मिनिस्ट्रियल कंट्रोल आ गया, पार्लियामेंट्री डिबेट आ गई, लेजिस्लेटिव कमिटीज, मीडिया स्क्रूटनी, ombudsman एटसेट्रा। नहीं पता तो मैं क्विकली रिवाइज करवा दूं। मिनिस्ट्रियल कंट्रोल में मिनिस्टर्स जा करके जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। पार्लियामेंट में डिबेट होती है। लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट्री कमेटीज बैठती हैं जो कि इनके कंडक्ट और काम के बारे में डिस्कस करती हैं। मीडिया सवाल पूछती है उनसे, और ऑम्बड्समैन क्या होता है, लोकपाल जैसा एक सिस्टम बनाया गया ऑम्बड्समैन, ठीक है, लोकपाल काइंड ऑफ कह सकते हैं, इंस्पायर्ड इससे। लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा सा जो अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो रहा है, किस सेंस में कि नाउ द स्टैंडर्ड्स दैट आर बीइंग सेट फॉर पब्लिक गवर्नेंस आर दोज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। मतलब ये जो हम एनपीएम में पढ़ते हैं, वो एनपीएम में न केवल वर्किंग प्रोसीजर को, वर्किंग मेथड को चेंज करने की बात करी गई थी, बल्कि आप अगर फील करोगे तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट कंप्लीटली चेंज मिलेगा आपको। यहाँ पर आप फील करोगे कि पब्लिक गवर्नेंस के लिए कौन से मेथड यूज किए गए, बिजनेस मैनेजमेंट वाले मेथड यूज करेंगे, मार्केट वाले मैनेजमेंट मेथड यूज करेंगे। और आपको भी पता है कि मार्केट कैसे चलता है, मार्केट चलता है जी प्रॉफिट मोटिव से। पब्लिक गवर्नेंस क्या प्रॉफिट मोटिव से चल सकती है?
नहीं। तो ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फिट नहीं बैठते यहाँ पे, बट ऑब्वियसली ये एक्सेप्ट किए गए। देन देयर हैज thus emerged a unique set of challenge to the realization of accountability। वही मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो मार्केट के मेथड्स हैं वो आप गवर्नमेंट वाले पे लगा रहे हो, खास करके अकाउंटेबिलिटी वाले सिस्टम पे, तो नहीं होगा। एंड दैट क्रिएटेड a unique set of challenge। और वो चैलेंज क्या थे उसके बारे में बात करते हैं। देखो कुछ चेंजेस आ रहे हैं गवर्नेंस के अंदर, और उसकी वजह से गवर्नेंस का जो एटीट्यूड है, जो फॉर्म है गवर्नेंस का, वो भी चेंज हो रहा है। इज मोर टुवर्ड एफिशिएंसी, आउटकम, कंपटीशन, वैल्यू फॉर मनी, कैटलिटिक रोल, ऑटोनॉमी, पार्टनरशिप, कस्टमर ओरिएंटेशन। तो ये सारे जो जो फॉर्म है, जो हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि गवर्नेंस कुछ कुछ ऐसा है, उनकी वजह से कुछ चैलेंजेस आते हैं। कुछ पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, कुछ मैनेजरियल हैं, कुछ मेथोडोलॉजिकल हैं, और अकाउंटेबिलिटी को भी चेंज करते हैं, अकाउंटेबिलिटी को भी चैलेंज करते हैं। ओके, व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि जैसे हमने कहा कि स्टेट का नेचर चेंज होता है, वैसे एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर चेंज होता है। ठीक है? अब आप देखोगे कि स्टेट में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है स्टेट से लेकर के, वो एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और वही अकाउंटेबिलिटी के कंसेप्ट को में भी चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस आ रहे हैं तीन सेंस में। पहला है स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि हम किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करें। दूसरा है कि कौन करेगा, है ना, आपको कौन अकाउंटेबल रखेगा। जो ट्रेडिशनल मेथड है जैसे मिनिस्ट्री कंट्रोल है, और ट्रेडिशनल मेथड में क्या आता है, चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम आ जाता है कि हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को क्या कर रहा है, वो अकाउंटेबल रख रहा है। तो सेकंड कंसेप्ट ये भी आ गया कि अकाउंटेबिलिटी टू होम, एंड थर्ड द मीन्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, की कैसे आप अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करोगे, ये सारी चीजें आ गई। तो पहला स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब ये बिजनेस लाइक क्राइटेरिया डेवलप हो रहा है ड्यू टू एनपीएम, कंटेम्प्रेरी पब्लिक गवर्नेंस के अंदर, एंड इसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, आप ये मान के चलो कि पहले डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते थे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, अब ये स्टैंडर्ड चेंज होकर के बिजनेस मेथड, बिजनेस लाइक क्राइटेरिया को फॉलो करने की बात हो रही है। ठीक है, देन आता है एजेंट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी की। तो एजेंट्स कौन हो गए? आज के दिन आप देखो कि पीपल सेंटर्ड जो ट्रेडिशन था अकाउंटेबिलिटी का, वो इवॉल्व हो रहा है। आज के दिन सिर्फ सिटीजन नहीं रह गए वो लोग, वो सिटीजन से बढ़ करके अब कस्टमर बनने लगे। और मैं एनपीएम के सेंस में बात कर रही हूँ। तो जैसे ही कस्टमर्स बनने लगे, क्लाइंट बनने लगे, तो ऑब्वियसली एक जो एजेंट वाला था टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर भी चेंज हमें देखने को मिलता है। देन कम्स द मीन्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सो मीन्स में क्या आ गया, आप किस तरीके से, कौन से मेथड से आप अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर रहे हो। इट इज अगेन अंडर चैलेंज इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट। तो नए नए चैलेंजेस क्या है, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, ऑटोनॉमी, रिजल्ट ओरिएंटेशन एंड पीपीपी मॉडल। तो ये चीजें आपकी बुक के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन है। बट बिफोर दैट आपकी बुक में आप पढ़ोगे तो एक टॉपिक आता है टूल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये आई वुड रिकमेंड कि आपको पढ़ना चाहिए एक बार। उसमें ना एक लिस्ट दी गई है पूरी, जिसमें एक तरफ तो अ, एक तरफ तो इसमें एंड्स दिए गए हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ मीन्स दिए गए। एंड्स जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि हम चाहते हैं कि ऑफिशियल्स मॉरली उनका सही बिहेवियर हो, तो मॉरल कंडक्ट हमारा एंड है। उसके लिए हम क्या चाह रहे हैं, जैसे मीन्स क्या हो सकता है हमारा, सोसाइटल वैल्यूज हो सकती हैं, सोशल जस्टिस एंड पब्लिक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकता है। तो इस तरीके से ये पूरा दिया गया है। वो हेल्प करेगा आपको चीजों को डिटेल में समझने में, और अकाउंटेबिलिटी को लेकर के एक बेटर पर्सपेक्टिव डेवलप करने में। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि ओपननेस हो सोसाइटी में, ओपननेस हो, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है ज्यादा ओपनली बिहेव करे, तो क्या होना चाहिए उसके लिए। एक आप चाहते हो मॉरल कंडक्ट हो, तो दोनों के लिए मेथड सेम नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत तो चेंज होगा। अगर डिफरेंट टाइम्स है तो डिफरेंट मीन्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसके लिए ये पूरा टूल वो दिया गया, लिस्ट दी गई है, वो आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी पैराडाइम ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की। आई होप वो हम सॉरी डिस्कस कर चुके हैं। जो मीन्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, उसके ऊपर वापस आते हैं, मीन्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। गिव मी अ सेकंड प्लीज। ओके,
मीन्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी में ऑब्वियसली जो तरीका था, मेथड था, वो चैलेंज या चेंज हो रहा है अंडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नियोलिबरल मोड ऑफ गवर्नेंस। तो पहला चैलेंज आता है, वो है, ये मैं नहीं कह रही, ये एक ऑथर हुए हैं, स्कॉलर हुए हैं विद सरनेम हक, उनके उन्होंने एक्सप्लेन किया इन चीजों को, तो मैंने जस्ट उनके नोट्स बना करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहाँ पे। देखो, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल में क्या होता है कि मिनिस्टर्स के पास ज्यादा पावर होती है ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की, राइट। देखने में बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कोई ना कोई क्या है, कंट्रोल आ रहा है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा एंटर कर गई है, ठीक है। बहुत ज्यादा ही यहाँ पर क्या किया जा रहा है, फेवर किया जा रहा है चीजों को। एंड यू विल फाइंड आउट कि जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी वाला कॉन्सेप्ट था, वो यहाँ पर वायलेट हो रहा है, उसका वायलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि मिनिस्ट्रियल कंट्रोल जो था एज अ मीन्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, उसकी वजह से ब्यूरोक्रेट जो इनके लिए अकाउंटेबल होने चाहिए थे, वो इनके लिए लॉयल बन गए। और लॉयलिटी क्या कर दिया, लॉयल्टी की वजह से ये अकाउंटेबिलिटी का पूरा मेथड ही खराब हो गया। ये इन्होंने फर्स्ट प्रॉब्लम बताई कि व्हाट दे हैव स्टार्टेड टू डू। पहले प्रॉब्लम थी कि मिनिस्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए ब्यूरोक्रेट्स, यानी मिनिस्टर्स कैन आस्क क्वेश्चंस टू द ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, ये उन्होंने जवाब देना स्टार्ट किया। बट इसकी वजह से क्या होने लगा, दे हैड बिकम द लॉयल नाउ, लॉयल टू द मिनिस्टर्स। तो वो एक जो वो होने तो चाहिए थे पब्लिक के लिए, और वो हो गए मिनिस्टर्स के लिए। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट बन करके उभरा व्हेन इट कम्स टू द अकाउंटेबिलिटी। सेकंड आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी हमने बहुत बार सुना, बहुत बार, लाइक ऑटोनॉमी डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं कि जो फील्ड एग्जीक्यूटिव है उनको ज्यादा पावर देनी चाहिए, ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर हो उनके पास। बट ये कहते हैं कि नहीं, ऑटोनॉमी भी ज्यादा खतरनाक है। कैसे कि अगर आप देखते हो कि करंट गवर्नेंस सिस्टम के अंदर आप स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल ऑटोनॉमी दे रहे हो, बट यू विल फाइंड आउट कि जो ऑटोनॉमी आप पब्लिक एजेंसीज को प्रोवाइड करा रहे हो, रीजन कुड बी एनीथिंग, मे बी ड्यू टू इकोनॉमी, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, लेकिन अब आपके पास स्कोप नहीं रहा उनकी एफिशिएंसी को डिस्कस करने का। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपने महारत्नास बना दी इन द पीएसयू, ठीक है, पहले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, उनमें महारत्ना बना दी और उनको ऑटोनॉमी दे दी। देखने में बड़ा अच्छा लगता है और सही भी, ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जानी चाहिए। बट ऑटोनॉमी देने के बाद में क्या हुआ कि इनके ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जानी थी, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ओके, तो एक बात बोली जाती है कि अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ये अगेंस्ट चलते हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके की हो सकता है आपसे, ऑल्दो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, बट पेपर में आपको कहीं अगर ऐसा देखने को मिल जाए, कहीं अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी की बात हो रही हो, तो आप ये कॉट कर सकते हैं कि इस तरीके से अगर हम बहुत ज्यादा एफिशिएंसी पे फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमसे मिस हो ही जाता है। थर्ड जो उन्होंने बताया, रिजल्ट ओरिएंटेशन। हमने कहा कि ठीक है, आप प्रोसेस को मत फॉलो करो, आप रिजल्ट पे फोकस करो, आप आउटकम बताओ कि आउटकम आपने क्या अचीव करा। ही सेज आउटकम तो आपने ठीक है देख लिया, बट आउटकम के चक्कर में आप मीन्स पे फोकस करना भूल गए, आप कंप्लीटली रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए, लेकिन प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी को आपने बिल्कुल ही मिस कर दिया। आपने ये देख लिया कि मनरेगा की वजह से कितने लोगों को जॉब मिली, लेकिन आप ये तो भूल ही गए देखना कि मनरेगा जब वो प्रोसेस इंप्लीमेंट हो रही थी, जब वो स्कीम इंप्लीमेंट हो रही थी, उस दौरान तो कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि उस दौरान अगर हम अकाउंटेबल होते तो हम क्या करते, उस टाइम इम्प्रूव कर सकते थे। तो सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए था, ये भी एक चैलेंज है अकाउंटेबिलिटी के लिए। देन कम्स पीपीपी मॉडल्स। आज के दिन हमें लगता है कि पीपीपी मॉडल्स आर द बेस्ट फॉर्म, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट को कम कॉस्ट में, कम टाइम में हम पूरा कर सकते हैं। Then again he says कि these poses again a threat to certain means of accountability. Reason being क्योंकि ये जो मॉडल है, ये हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स क्या हैं,
लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, मिनिस्ट्रियल सुपरविजन, उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर भी अकाउंटेबिलिटी को सेट है, ऐसा इन्होंने कहा। यू कैन रीड अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी अंडर गुड गवर्नेंस कॉन्सेप्ट। थोड़ा ही रहा है अब तो, चलिए कवर कर लेते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा वो एनपीएम के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था थोड़ा सा, अभी हम थोड़ा गुड गवर्नेंस वाला एस्पेक्ट देख लेते हैं। देखो, डेवलपिंग कंट्री को डेवलप करने के लिए फंड की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, और वो पैसा अपने बैग में भर के कौन लेके आया, वर्ल्ड बैंक लेकर के आया। लेकिन वर्ल्ड बैंक के पास अपने बैग में दो चीजें थी, पैसा था और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। उन डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने कहा कि देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हम कुछ कंडीशंस लगा रहे हैं आपके ऊपर, अगर आप इन सारे कंडीशंस को फॉलो करते हो तो हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि ये कंडीशंस इंश्योर करती हैं गुड गवर्नेंस को। ठीक है, आपको भी पता होगा कि गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट था उसको ज्यादा पॉपुलराइज किसने किया, वर्ल्ड बैंक ने किया। तो ही सेड, अगर आप सॉरी ही सेड नहीं, वर्ल्ड बैंक सेड कि गुड गवर्नेंस को अगर आप इंश्योर करना चाहते हो तो अकाउंटेबिलिटी तो प्रीरिक्विजिट है कि पहले होनी ही चाहिए, तब हम गुड गवर्नेंस के बारे में सोच सकते हैं। और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो तीन इंटर रिलेटेड ग्रुप हैं। एक तो वो जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात करते हो, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। दूसरा जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, या फिर जो ये सर्विस प्रोवाइडर के सुपरवाइजर हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर आपको मिल जाएगा, इंश्योरेंस सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई है, इस तरीके से। एंड देन थर्ड जो ग्रुप होता है वो होता है जनरल पब्लिक। ओके, एंड दो ब्रॉड टाइप ऑफ अकाउंटेबिलिटी आइडेंटिफाई करे गए थे बाय द वर्ल्ड बैंक। फर्स्ट इज माइक्रो अकाउंटेबिलिटी एंड सेकंड इज मैक्रो अकाउंटेबिलिटी। मैक्रो अकाउंटेबिलिटी का एग्जांपल है आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और जो ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होती है वो। ज्यादा डिटेल में मेरे हिसाब से जाने की जरूरत नहीं है, बट आप पढ़ते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। मैं तो नहीं रोकने वाली फिर। बट हाँ, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंगली इन्होंने माइक्रो अकाउंटेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करी है, विच आई रियली वांट टू टेल। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। देखो, पब्लिक के कुछ व्यूज होते हैं, ठीक है, प्लस कुछ नीड्स होती हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ठीक है, और पब्लिक के जो व्यूज हैं और नीड्स हैं वो गवर्नमेंट कैसे इंश्योर कर रही है कि फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उनको कैसे अकोमोडेट कर रही है, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो एक हिर्समैन करके, एल्बर्टो हिर्समैन करके, आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग हिज नेम प्रॉपर्ली, बट एक स्कॉलर हुए, इन्होंने एक बहुत ही क्लासिक पीस लिखा, दैट वाज एग्जिट, वॉइस एंड लॉयल्टी। ये इनकी बुक का नाम था। ठीक है, रिस्पॉन्सेज टू डिक्लाइन इन फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट, 1970 में ये आती है। और इन्होंने माइक्रो अकाउंटेबिलिटी के बारे में बहुत सारी चीजें कही। जैसे मान लीजिए मैं किसी सर्विस से खुश नहीं हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक सिम को बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं और आप उस सर्विस प्रोवाइडर की जो एफिशिएंसी है, जो मेथड है, आप उससे खुश नहीं हैं, तो आप एग्जिट करना चाहते हैं, वहां से आप उस चीज को छोड़ के जाना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब अगर आपने वो सिम चेंज कर ली, मतलब एक से तो नहीं होगा, बट आप एक से समझ के चलो कि अगर आपने वो सिम चेंज कर ली तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके रिवेन्यू में फर्क आएगा, राइट, उसके ऊपर रिवेन्यू वाला है। और अगर रिवेन्यू उसका कम होगा तो अल्टीमेटली वो अपने स्टाफ को कम पे करेगा, एक एस्पेक्ट है। सिमिलरली ये तो हुआ एग्जिट वाला, एग्जिट। दूसरा हम बात करते हैं वॉइस की। वॉइस क्या होता है कि जब हम चाहते हैं कि हमारी बात भी सुनी जाए, है ना, पार्टिसिपेशन हो हमारा भी। तो जब हम कहते हैं कि लोगों की आवाज, लोगों का ओपिनियन दैट कैन इन्फ्लुएंस द क्वालिटी और वॉल्यूम ऑफ अ सर्विस थ्रू सम फॉर्म ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ प्रेफरेंस ऑफ डिमांड। लोग चाहते हैं ऐसा हो, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग उसके सपोर्ट में खड़े हैं, तो इस तरीके से वो एक ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं कि हमें ये सर्विस चाहिए या नहीं चाहिए, राइट। तो इनकी वजह से, एग्जिट और वॉइस की वजह से, आप पब्लिक एजेंसी को ज्यादा अकाउंटेबल बना सकते हो, ज्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकते हो टू द पब्लिक डिमांड। और ये जो पूरा मेथड है एग्जिट एंड वॉइस वाला,
वो वर्ल्ड बैंक ने अपने डिजाइन स्टेट के अंदर अपने जो गुड गवर्नेंस वाला कंसेप्ट था उसके अंदर इन्होंने ऐड करने की कोशिश करी। ठीक है, ये इन्होंने इंश्योर किया बैंक ने कि हम अपने डिजाइन स्टेट में ज्यादा से ज्यादा एग्जिट और वॉइस को ला सकें सर्विस डिलीवरी प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो अकाउंटेबिलिटी। आई होप अब आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। वापिस से आते हैं अपने चैप्टर पे। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, माइक्रो अकाउंटेबिलिटी एंड मैक्रो अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट आता है कि आज के दिन जो वर्ल्ड बैंक फंड दे रहा है उसका एक बहुत ही मेन पॉइंट है, दैट इज इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज्यादा बेहतर होने चाहिए। एंड कहीं ना कहीं फॉर दैट वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो प्रमोटिंग साउंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट। कैसे कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनके ऊपर सोशली पावरफुल लोग कैप्चर करके ना बैठ जाएं, मतलब उनको कंट्रोल करके ना बैठ जाएं। लेकिन एक जो रियल इशू है, जो अभी तक शायद बैंक का ध्यान नहीं दिया है, बैंक का ध्यान नहीं गया, इस चीज के ऊपर नहीं दिया गया है ध्यान, तो वो ये है कि जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वहां पर आप फील करोगे कि एलीट और एफ्लुएंट का ज्यादा कंट्रोल है। ओके, यानी कि प्राइवेटाइजेशन तो आपने ऐड कर दिया, सारी चीजें सही है, गुड गवर्नेंस वाला भी सही है, लेकिन अभी भी जो ज्यादा पावरफुल है उनका ज्यादा कंट्रोल देखने को मिलता है ऑन द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट। एंड जब तक ग्राउंड रियलिटी सेम रहेंगी तब तक अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक रेटोरिक के तौर पे रहेगा, एक कहावत बन के रह जाएगा, रियलिटी नहीं बनने वाला। और इसी के साथ हम ये चैप्टर अपना कंप्लीट करते हैं। लास्ट में ये कुछ चीजें जो हम प्रोवाइड करते हैं, हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स अवेलेबल हैं, कोर्सेज अभी 2024 के लिए चल रहा है एंड यू कैन जॉइन आवर टेस्ट सीरीज। इसके अलावा कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पर दी गई है। पहला आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू, कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, देन ईमेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं, कल बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के बारे में। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। थैंक यू, बाय बाय।